मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पिछले दिनों मैंने एक बहुत खौफनाक फिल्म देखी जिसका नाम था यंग फ्रैंकेनस्टाइन। एक डॉक्टर एक मुर्दा इंसान को जिंदा करने की कोशिश करता है और वो उसको बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद वो मुर्दा जिंदा हो जाता है और उसे हम एक ज़ॉम्बी या फ्रैंकेनस्टाइन कह सकते हैं। इस मूवी के बाद ऐसी बहुत सी मूवीज आई और एक ट्रेंड सेटर ये मूवी साबित हुई। लेकिन हम चलते हैं बिजली की तरफ और बिजली की कहानी जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको लेके जाता हूं यूनान में। बहुत अरसे पहले की बात है। यूनान में एक फिलोसोफर रहता था जिसका नाम था थेलिस ऑफ मिलेटस और ये 600 BC की बात है। और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले जानकारी मिली। उसने एक एम्बर का पत्थर लिया और उसने अपनी बिल्ली के बालों पर उसको फेरना शुरू कर दिया। लेकिन उसने नोट किया कि जब वो इस पत्थर को अपनी बिल्ली के बालों की फर पर मलता था तो एक अजीब काम होता था। बिल्ली के बाल पत्थर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते थे। जैसे हम गुब्बारा लें और उसको बिल्ली के ऊपर जोर जोर से रगड़ें तो हमें अंदाजा होगा कि बिल्ली के बाल गुब्बारे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। ये उसके लिए बड़ी हैरानी की बात थी। उसको वजह तो नहीं पता चली, लेकिन जब वो बिल्ली एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी तो ये देखता था कि उसके साथ चीजें चिपकना शुरू हो जाती थी। ये फिनोमिना आज हमें बहुत ज्यादा नजर आता है और आज हमें पता भी है कि इसकी वजह इलेक्ट्रिक चार्ज है। जब हम किसी भी गुब्बारे को अपने बालों के साथ रगड़ते हैं तो रगड़ने से पहले उन दोनों पर न्यूट्रल चार्ज होते हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। जब उसको रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं इस गुब्बारे पर और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से ये गुब्बारा नेगेटिव चार्ज ज्यादा ले लेता है और इसकी निस्बत हमारे बाल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ऑपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से हमारे बाल गुब्बारे की तरफ चले जाते हैं। स्टैटिक चार्ज के बारे में जब लोगों को ज्यादा पता चला तो उन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम था इलेक्ट्रिकल सौर स्टैटिक एनर्जी मशीन। और इस मशीन में एक व्हील को बहुत ज्यादा घुमाया जाता था और स्टैटिक एनर्जी स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस किया जाता था और एक औरत को जो इसके पीछे खड़ी है उसको चार्ज किया जाता था। इस मशीन पर बहुत अरसे इंसानों ने काम किया, लेकिन 19वीं सदी में एक साइंटिस्ट वेन डे ग्राफ जनरेटर बनाने में कामयाब हो गए और ये स्टैटिक एनर्जी का जनरेटर था। और इसका मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही है। इसमें हमारे पास दो बल्ब हैं, एक बड़ा बल्ब है और एक छोटा बल्ब है, मेटेलिक बल्ब्स हैं। इन दोनों बल्ब पर ऑपोजिट चार्ज इकट्ठा हो जाता है। जिस तरीके से आपको नजर आ रहा है इस बल्ब पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है और दूसरे बल्ब पर एक स्ट्रिंग के जरिए नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है। जब इस चार्ज की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है तो जब इनको पास लेके आते हैं हम तो यहां पर हमें एक आर्क प्रोड्यूस होता है, यहां पर एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। ये स्टैटिक एनर्जी का स्पार्क है। और अगर इस जनरेटर को हम हाथ लगाएं तो 300,000 वोल्ट्स हमारे अंदर से गुजर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक इंसुलेटर रखें। जिस तरीके से आपको नजर आ रहा है कि ये खातून एक इंसुलेटर पर खड़ी हैं और आपके बाल खड़े होना शुरू हो जाएंगे स्टैटिक एनर्जी की वजह से। इस चीज को हम फैशन डिजाइन में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आपको अपने मेडिकल टेस्ट सारे करवा लेने चाहिए। इसी तरीके से एक और एक्सपेरिमेंट किया जाता था जिसमें यतीम बच्चों को लिया जाता था और उनको स्ट्रिंग्स के जरिए एक वुडन प्लैंक के साथ बांध दिया जाता था और फिर उनको चार्ज किया जाता था रब करके। ये आप देखें, ये हाथ जो नजर आ रहा है ये इसको रब कर रहा है एक आयरन रॉड के साथ और उससे ये बच्चा बहुत ज्यादा चार्ज डेवलप कर लेता था और उसके नीचे पर रख दिए जाते थे, फेदर रख दिए जाते थे बर्ड्स के। फेदर उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते थे और कुछ अरसे के बाद वो फेदर से भरा होता था। तो इसको हम फ्लाइंग बॉय एक्सपेरिमेंट कहते थे। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और वो ये है कि आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि एक दरवाजे से जब आप गुजरेंगे लेफ्ट दरवाजे से तो आपको 300,000 वोल्ट्स का शॉक दिया जाएगा और आप में से बहुत कम अमाउंट का करंट गुजारा जाएगा। जबकि अगर आप दूसरे दरवाजे से राइट डोर से गुजरेंगे तो आपको 220 वोल्ट्स का शॉक दिया जाएगा और 1 एम्पीयर करंट गुजारा जाएगा। तो आप किस दरवाजे से गुजरना बेहतर समझेंगे? अगर आपने राइट डोर को सिलेक्ट किया तो आप समझ लें कि आप जिंदा नहीं रहेंगे क्योंकि आपकी मौत वाक़या हो चुकी। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम हमेशा करंट से मरते हैं। जब भी हमारी बॉडी में से एक्सेसिव करंट गुजरता है तो हमारी मौत होती है, जबकि वोल्टेज से हमें बहुत जोरदार झटका लगता है, शॉक लगता है। तो करंट हमारी बॉडी के लिए ज्यादा खतरनाक है और हम ये जानते हैं कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर में होते हैं तो फ्लो करते हैं और जब वो फ्लो करते हैं तो वो उस कंडक्टर के या उस मेटल के आयॉन्स के साथ टकराते भी हैं। यहां पर आपको आयॉन्स भी नजर आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ही ज्यादा करंट इस कंडक्टर में से गुजर रहा होगा। जब एक्सेसिव फ्लो होता है तो कोलिजन्स भी बहुत ज्यादा होती हैं और उसकी वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन आयॉन्स के साथ टकराते हैं बार बार, उससे हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बाजुकात हमें बर्निंग इफेक्ट भी नजर आते हैं। और अगर एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स हमारे अंदर से गुजर जाएंगे या करंट का फ्लो हमारे अंदर से गुजर जाएगा, हमारा जिस्म जल जाएगा, क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होती। तो इस चीज की भी एहतियात करने की जरूरत है। एक और डिफरेंस मैं आपको बताता चलूं, वोल्टेज और इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास एक कंडक्टर है जिसमें आप देख सकते हैं 5 बच्चे खड़े हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन है और इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन पास ऑन करना है। तो जितनी तेजी से ये चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा करंट भी यहां से फ्लो करेगा। तो आप देखें यहां पर चार्ज पास हो रहा है और ये करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये चार्ज तेजी से पास होगा तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर चार्ज स्लो होगा तो करंट की वैल्यू कम होगी। पर अगर ये बच्चे अब उछलना शुरू कर दें और फिर मैं वही चार्ज पास कराऊं इनसे, तो अब क्या होगा, ये बच्चे खुद भी कुछ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो ये जो वर्क कर रहे हैं इसको हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। और जबकि इलेक्ट्रॉन जो तेजी से मूव कर रहा है वो करंट का बायस बनता है। तो अब आपको पता लग गया कि वोल्टेज जो है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय कंडक्टर होता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है करंट कहलाता है। पुराने जमाने के इंसान ये भी देखते थे कि जब भी बादल आते थे तो बिजली बहुत ज्यादा कड़कती थी और थंडरस्टॉर्म होता था। वो इस बिजली को भी कैप्चर करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। उन्होंने एक पतंग ली और उस पतंग को उड़ाने की कोशिश की। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली उन्होंने किया नहीं पर प्रपोज किया और उसके साथ एक स्ट्रिंग था, ये कंडक्टर था। पतंग जब बादलों में जाता था तो गीला हो जाता था, इसलिए ये भी एक कंडक्टर बन जाता था और इसके साथ एक चाबी लगा दी। तो अब जब भी थंडरस्टॉर्म आएगा, बिजली चमकेगी तो वो इस पतंग की तरफ आएगी और इसके जरिए वो ट्रेवल करती करती इस चाबी तक आएगी और ये चाबी से हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एक और साइंटिस्ट ने बनाया जिसे थॉमस डेलिबर्ट कहते हैं। और उन्होंने पतंग की बजाय एक बहुत बड़ी मेटेलिक रॉड ऊपर की तरफ रखी जो कि बहुत ज्यादा हाइट पर थी और जब भी बादल आते थे तो वो ये रॉड बाहर निकाल लेते थे और वो ये देखना चाहते थे कि क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो फील कर सकते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बिजली इस मेटल रॉड की तरफ तो नहीं आई, पर उन्होंने फिर भी बादलों की मौजूदगी में देखा कि उनको यहां पर हल्के हल्के स्पार्क्स नजर आते थे, जिससे उनको अंदाजा हो गया कि ये एक्सपेरिमेंट ठीक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बादलों में मौजूद होती है। यही एक्सपेरिमेंट जर्मन साइंटिस्ट ने उनके बाद किया, लेकिन वो बदकिस्मत निकला और बिजली ने डायरेक्टली इस रॉड को आकर छुआ, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में से हजारों एम्पियर का करंट गया और वो मौके पर ही हलाक हो गया। अगर आप बादलों के बीच में हैं और बिजली कड़क रही है तो आप क्या करेंगे? बारिश भी हो रही है, क्या आप अम्ब्रेला लेंगे? जी नहीं, आप अम्ब्रेला बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जब भी बिजली कड़कती है तो बिजली को एयर में से गुजरने में काफी दिक्कत पेश आती है क्योंकि एयर बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता और बिजली तलाश करती है एक अच्छे कंडक्टर को। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ चाहती है रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब आपने अम्ब्रेला ले ली, अब बिजली को 2 पाथ मिल गए। अगर बिजली आपके पास कहीं गिरने वाली है तो उसको ये पाथ मिल गया जो अम्ब्रेला के जरिए आपके अंदर से होता हुआ गुजरेगा। अब बिजली एयर में से गुजरने की बजाय, क्योंकि वहां पर उसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है, वो इस अम्ब्रेला की तरफ आएगी। इस मेटेलिक पीस में उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा और फिर वो आपकी बॉडी के जरिए जमीन में चली जाएगी और आपकी उसी वक्त मौत वाक़या हो जाएगी क्योंकि 10,000 एम्पेयर का करंट आप में से गुजर चुका है। अगर बिजली आपसे बहुत दूर गिर रही है तो फिर आप सेफ हैं। इसी तरीके से बाजुकात लोग थंडरस्टॉर्म में दरख्तों के नीचे चले जाते हैं, ये भी सेफ नहीं है क्योंकि बिजली अगर दरख्त के ऊपर गिरेगी तो उसमें से बहुत ज्यादा करंट दरख्त में से फ्लो करेगा और इतना ज्यादा करंट 10,000 एम्पेयर का करंट जब इसमें से फ्लो करेगा तो इसमें लिक्विड होता है जो कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और दरख्त धमाके के साथ शॉक हट जाएगा और इससे भी आपकी मौत वाक़या हो सकती है। अगर आपने दरख्त देखे हो जिन पर बिजली गिरी हो तो आपको अंदाजा होगा कि वो एक्सप्लोड कर जाते हैं। सबसे सेफ तरीका बिजली से बचने का ये पोज है जो इस बच्ची ने बनाया हुआ है। अगर आप किसी ऐसी जगह फंस जाए जहां पर बिजली बहुत गिर रही है तो आप ऐसा पोज बनाए। अगर बिजली आपकी कमर से टकराएगी तो वो आपके सर की तरफ से जमीन की तरफ ट्रेवल नहीं कर सकती क्योंकि आपका और जमीन का कोई कांटेक्ट नहीं है, तो वो जरूर आपकी टांगों में से होती हुई जमीन की तरफ जाएगी। आपको स्वेयर बर्न आएंगे पर आपका दिल और आपका दिमाग दोनों बिजली के नुकसान से बच जाएगा। इसके बाद 2 साइंसदानों ने बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किए जिनको हम जानते हैं, एक का नाम गिलवेने है और दूसरा वोल्टा है और इनके एक्सपेरिमेंट से हमें एनिमल एनर्जी या केमिकल एनर्जी मिली। एक्सपेरिमेंट में एक फ्रॉग की डायसेक्शन कर रहे थे और जब इन्होंने फ्रॉग की डायसेक्शन की तो उसकी एक टांग अपने आप हिली, पिच की। इससे ये बहुत ज्यादा परेशान हुआ और इसने फौरन देखा कि आखिर ऐसी क्या बात है। बाद में हमें ये पता चला कि फ्रॉग के 2 हिस्सों में एक स्ट्रैप बांधा हुआ था जिससे
इलेक्ट्रिकल चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो किया और उसकी वजह से उसके मसल्स ने मूव किया। तो हमें यह भी पता चला कि हमारे अंदर केमिकल्स होते हैं उनमें भी स्टैटिक एनर्जी मौजूद होती है। केमिकल एनर्जी की मैं आपको एक और एग्जांपल भी देता हूं। आप एक लीमू लें और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स घुसाएं, एक जिंक का हो और एक कॉपर का हो। एक सिक्का ले लें और एक आम मेख ले लें या नेल ले लें और उनको आपस में घुसाकर आप वोल्टेजेस मेजर करें। तो जब आप उस लीमू के क्रॉस या उस लेमन के क्रॉस वोल्टेज मेजर करेंगे तो आपको 0.906 वोल्ट्स मिलेंगे। जिंक को अगर मैग्नीशियम के साथ आप रिप्लेस कर दें तो वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो आपको यहां पर 1.7 वोल्ट्स भी मिल सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसमें एनर्जी स्टोर है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर है। और ये सिर्फ लेमन की बात नहीं है बल्कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स पर और वेजिटेबल्स पर में केमिकल्स मौजूद होते हैं, वहां पर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और हमें हर जगह पर वोल्टेजेस मिले। इस बेसिस पर हमने बैटरीज को इन्वेंट किया जिसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है और जब भी हमें इस्तेमाल की जरूरत होती है तो हम बिजली को इस्तेमाल कर लेते हैं। माइकल फैराडे ने भी आकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बहुत ज्यादा काम किया। उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया जिसने लोगों को बहुत ज्यादा हैरान किया। उन्होंने एक बैटरी ली और उसको एक कॉइल के साथ कनेक्ट कर दिया। इस कॉइल को दूसरी कॉइल के अंदर रखा गया। इसको जैसे ही वो अंदर करते थे तो इस कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होते थे जो कि एक निडल के साथ कनेक्टेड थे और निडल मूव करती थी। हालांकि इन दोनों कॉइल्स का ए और बी कॉइल का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था। लोगों को यह चीज बहुत ज्यादा हैरानी वाली लगी कि 2 चीजें आपस में कनेक्ट नहीं हो रही पर उनका असर नजर आ रहा है। उसके साथ उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक डीसी सप्लाई ली और उसको एक मेटल के पीस के साथ कनेक्ट कर दिया। दूसरा पोर्शन जो है वो उन्होंने एक बाउल के साथ, मेटेलिक बाउल के साथ कनेक्ट कर दिया और बीच में एक मैग्नेट रख दिया और इसके इर्द गिर्द मरकरी से उन्होंने ये सारा बाउल भर लिया। हम इसको सॉल्ट के साथ भी कर सकते हैं क्योंकि मरकरी बहुत ज्यादा जहरीली मेटल होती है। और उसके बाद जैसे उन्होंने पावर दी तो हमारे पास जो रॉड थी ये इसके गिर्द घूमना शुरू होगी, मैग्नेट के गिर्द घूमना शुरू होगी। जी हाँ, ये दुनिया की पहली मोटर है जिसे इलेक्ट्रिकल मोटर कहा जाता है। आपको मैंने ये मैकेनिज्म सिंपल कर यहां पर भी दिखाया है। 1835 में जेम्स लिंडसे ने पहला बल्ब बनाया। हम ये समझते हैं कि एडिसन ने पहला बल्ब बनाया पर उससे 20-25 साल पहले ये बल्ब इजाद हो चुका था और उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली जिसमें वैक्यूम किया और उसमें ग्रेफाइट और कार्बन की रॉड्स रखी और उसमें से जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट को गुजारा तो वहां पर हमें हीट और लाइट मिली। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, हम चलते हैं सूरज की तरफ। सूरज में हर वक्त न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है और उससे सोलर फ्लेयर्स पैदा हो रहते हैं। इन सोलर फ्लेयर से हमारी तरफ बहुत बड़े चार्जेस के लंप्स आ रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही होती हैं। उनको हम कोरोनल मैस इजेक्शन कहते हैं, CME कहते हैं। और जब ये आकर हमारी दुनिया से टकराते हैं तो दुनिया में बेइंतहा चार्ज डिपॉजिट हो जाता है। हमारी जमीन पर बेइंतहा चार्ज डिपॉजिट हो जाता है। लास्ट टाइम जब CME दुनिया से टकराई थी तो उस वक्त हम टेलीग्राफ के जमाने में थे और हमने बहुत ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें देखी टेलीग्राफ सर्किट की। आज अगर CME हमसे टकराती है क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी पर और उससे चलने वाली अप्लायंसेस पर बहुत ज्यादा है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लीथल भी साबित हो सकती है। बहुत ज्यादा चार्ज इंजेक्ट हो जाएगा हमारे ग्रिड स्टेशंस पर और टोटल पावर फेलियर हो जाएगा। किसी किस्म का पावर हमें दस्तयाब नहीं होगा और हमें उसको दोबारा लाने में 3 से 4 दिन लगेंगे और इसी तरीके से हमारी सैटेलाइट्स जो हैं वो भी फेल हो जाएंगी। तो टोटल क्योस हो जाएगा, हमारे डीप फ्रीजर भी बंद हो जाएंगे। लेकिन इन चीजों से बचाने के लिए हमें एक मैग्नेटिक फील्ड का सहारा हासिल है जो जमीन के गिर्द होती है। गोया कि वो हमें काफी ज्यादा प्रोटेक्शन देती है इन सोलर फ्लेयर से। लेकिन अगर बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर फ्यूचर में आएगा तो वो हमारे लिए, हमारे बिजली की अप्लायंसेस के लिए एक बहुत बड़ी तबाही लेके आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। काफी लंबी वीडियो थी और मैंने रोजे में बनाई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।